नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, कल के इस वीडियो में एक अलग से जो सीरीज चल रहा है तो टॉप 30 का क्वेश्चन जो चल रहा है, इसमें हम लोग लगभग 120 प्रश्नों को देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में 121 से आगे के 30 प्रश्नों को देख लेंगे। ठीक है साथियों, बहुत जल्द ही आपको मैं बता ही चुका हूँ कि आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लगभग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं एग्ज़ाम के पहले करवा दूंगा। स्टेट और बीपीएससी एग्ज़ाम दोनों टारगेट है, तो आप चिंता फ्री रहें और आपके सिलेबस को टच करते हुए सारे प्रश्नों को, और चाहे जो भी मटेरियल एक अलग से मैं चला रहा हूँ कंसेप्ट बेसिस वन लाइनर एमसीक्यू, वह सब जो भी वीडियो आ रहे हैं हमारे चैनल पे वो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं। तो आप चैनल पे नए हैं या पुराने, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपना विचार मुझे ज़रूर बताएं, ताकि ये आपके विचार और हमारे विचार आसपास हम लोग उसको समझ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? 121 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। तो किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के जो संस्थापक थे पंडित रविशंकर थे। और रविशंकर दोस्तों मैहर घराने से संबंधित माने जाते हैं। और ये कुछ लोग सेनिया भी इसको मानते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग को वही मानना है जो बोर्ड मानता है। तो बिहार बोर्ड मैहर मानता है। ठीक है, तो हम लोग को रविशंकर का घराना मैहर मानना है, क्योंकि अलाउद्दीन खां जो इनके गुरु थे वो मैहर जगह पे वो अपना निवास स्थान बनाए थे। इसलिए इनका जो घराना है रविशंकर का, वो मतलब कि बीपीएससी के अकॉर्डिंग और बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग मैहर ही मानेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का, रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन थे? तो रविंद्र संगीत के प्रणेता, इसमें नाम से स्पष्ट इसमें आंसर दिख रहा है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, वो थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित स्वरलिपि का नाम बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित स्वरलिपि का नाम आकार मात्रिक है। आकार मात्रिक है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रविंद्र संगीत पर किस गायन शैली का मुख्य प्रभाव है? रविंद्र संगीत पर किस गायन शैली का मुख्य प्रभाव है? तो दोस्तों इसका आंसर ध्रुपद हो जाएगा। जो ध्रुपद है ये रविंद्र संगीत पर इसका प्रभाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रविंद्र संगीत के गीतों को विषय की दृष्टि से कितने भागों में बांटते हैं? तो रविंद्र संगीत के गीतों को विषय की दृष्टि से हम 6 भागों में बांटते हैं। ठीक है, रविंद्र संगीत के गीतों के 6 भागों का नाम क्या है? तो रविंद्र संगीत के 6 गीतों के जो 6 भाग हैं उनका ये वाला आंसर हो जाएगा हम लोग का। 1 नंबर पूजा, स्वदेशी, प्रेम, प्रकृति, विचित्र, अनुष्ठानिक। यानी कि ये पूजा, स्वदेशी यानी कि देश प्रेम का तो उन्होंने बहुत सारा ये किया। ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। तो पूजा और स्वदेशी, प्रेम, प्रकृति, विचित्र, अनुष्ठानिक, यही उनका केंद्र रहा। ठीक है, रविंद्र संगीत के गीतों के 6 भाग यहीं रहे, इसी पे आधारित उनका सारा कंसेप्ट रहा संगीत का। ठीक है, जो भी रचना किए। तो 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सी ताल रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित नहीं है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा जो ताल इसमें से रचित नहीं है उसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, नौ पंच, एकादशी और रूपकड़ा। ये सभी रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ये रचा गया है, लेकिन एक ताल इनके द्वारा रचा नहीं गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने नए तालों की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने 7 नए तालों की रचना की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मंदिर में देवदासियाँ कौन सा नृत्य करती थी? देखिए, भरतनाट्यम जो है ये मंदिरों का नृत्य माना गया है। आज भी दक्षिण भारत में ये होता है। ठीक है, और भरतनाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार का नाम दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कमेंट अधूरा ना लिखिए, पूरा मेंशन करके लिखिए कि आप किस प्रश्न के लिए क्या उत्तर देना चाहते हैं। ठीक है, मंदिर में देवदासियाँ कौन सा नृत्य करती थी? तो भरतनाट्यम करती थी। ठीक है, और कथक के एक महान कलाकार का नाम और आपका कथक कली का मेंशन करिएगा कि किस स्टेट से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए है? तो कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका कथक कली है ये केवल पुरुषों से संबंधित है, ये केवल पुरुष ही करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा नृत्य मुख्यतः स्त्रियों के लिए है? तो जो भरतनाट्यम है ये मंदिरों का नृत्य अभी बताया गया, और ये मुख्यतः स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस नृत्य में प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज कथक के। ठीक है, तो बिरजू महाराज किस घराने के हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हालांकि इस प्रश्न को बता भी चुके हैं कि बिरजू महाराज किस घराने से थे,
लेकिन आप कितना उसको फॉलो किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इसको कितना याद रख पाए हैं। ठीक है, तो बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। संयुक्ता, आपका 133 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य में प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्ता पाणिग्रही आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है। 134 नंबर क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल किस घराने का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो गंगूबाई हंगल जो है जी आपके किराने घराने से हैं। गंगूबाई हंगल किस घराने के हैं? तो किराने घराने के हैं। दोस्तों, ग्वालियर घराने के एक प्रसिद्ध कलाकार का नाम और पटियाला घराने का प्रसिद्ध कलाकार का नाम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि जयपुर के प्रवर्तक कौन है उस घराने का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंडित जसराज संगीत के किस अंग में प्रवीण है? पंडित जसराज जो है संगीत के किस अंग में प्रवीण है? तो इसका आंसर हो जाएगा गायन। हालांकि पंडित जसराज के बारे में आपको बता दूं, वो तबला वादक भी बहुत शानदार थे, तबला वादन भी करते थे। किसी कार्यक्रम के दौरान उनको किसी घटना के बाद उनको घुटन फील हुआ, उसके बाद उन्होंने, ऐसा सुनने में आता है कि उन्होंने गायन की शिक्षा ली और शानदार गायक हुए, शास्त्रीय संगीत के एकदम बेहतरीन गायक थे। ठीक है, नौशाद साहब फिल्मों में संगीत से किस प्रकार जुड़े? ठीक है, नौशाद साहब 136 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, नौशाद साहब फिल्मों में संगीत से किस प्रकार से जुड़े? तो नौशाद का इस संगीत रचना था। अच्छा दोस्तों, नौशाद का संगीत रचना एक बहुत ही फेमस फिल्म है, जिसको अभी पिछले किसी एग्जाम में पूछा भी गया था या बीपीएससी स्टेट में, तो उसको आप मेंशन करेंगे किस फिल्म के लिए वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन है, हलीम जाफ़र कौन सा वाद्य बजाते थे? तो हलीम जाफ़र, ठीक है, तो जाफ़र एक आप इसे रिलेट कर सकते हैं जाफ़र खानी गत, क्योंकि जो गत है वह सितार का शैली है। बस ये थॉट के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हलीम जाफ़र नाम है तो सितार कहीं होगा जाफ़र खानी गत से रिलेट करके, लेकिन हलीम जाफ़र आपको सितार बजाते थे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शामता प्रसाद संगीत के किस विद्या से जुड़े थे? 138 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, शामता प्रसाद संगीत के किस विद्या से जुड़े थे? तो शामता प्रसाद जो थे ये वादन से, इन्हीं को क्या कहा जाता था, गुदई महाराज इन्हीं को कहा जाता था, जो तबला वादक थे, क्या बनारस घराने से इनका संबंध है। ठीक है, किशन महाराज तबला में किस घराने के शिष्य हैं? तो बनारस घराने के शिष्य हैं। ठीक है, किशन महाराज जी के पिता का नाम क्या था दोस्तों, और उनके गुरु का नाम क्या था? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन रहता है, हमेशा किशन महाराज के और बनारस घराने के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नृत्य में पैरों के बोल को क्या कहते हैं? नृत्य में पैरों का जो बोल होता है उसे तत्कार कहते हैं, तत्कार। ठीक है, तत्कार कहते हैं। पैरों के माध्यम से जो नृत्य में जो भाव भंगिमा किया जाता है और जो बोल होता है उसको तत्कार बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि पद्धति कौन सी है? पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि पद्धति, देखिए वहाँ वैसे तो ये चारों वहीं का है, सोल्फा, चीव, ये चिन्ह नहीं, चीव होता है, स्टाफ, न्यूमस, ये मतलब कि चारों उसी जगह का है, लेकिन स्टाफ स्वरलिपि पद्धति पश्चिमी देशों का मतलब मुख्य है। स्टाफ स्वरलिपि पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है? 142 नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा, स्टाफ स्वरलिपि पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसमें देखते हैं, ये पहला ऑप्शन है, स्वर और उसकी मात्रा का एक साथ लेखन, ये भी होता है वहाँ पे। 6 अथवा 11 रेखाओं पर स्वर चिन्ह बनाना, ये भी होता है। मंद्र और मध्य तार सप्तक के अलग अलग चिन्ह, ये भी सही है। निश्चित चिन्ह द्वारा लयकारी दिखाना, ये भी सही है। तो अतः हम लोग का एक से अधिक आंसर हो जाएगा, चारों हम लोग का सही है। ठीक है, 143 नंबर क्वेश्चन है, पश्चात संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? पश्चात संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को सेमीटोन कहते हैं। दोस्तों, सेमीटोन का आपका 16:15 का ये रहता है, रेशियो रहता है, गुणांतर रहता है। ठीक है, ये आपका सेमीटोन का हुआ, और मेजर टोन का 8/9 रहता है, 9/10 माइनर टोन का रहता है। ठीक है, तो दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पश्चात संगीत में एक पूर्ण स्वर की दूरी को क्या कहते हैं? 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक पूर्ण स्वर का, यानी कि पूरे स्वर का जो दूरी है, अर्ध स्वर तो सेमीटोन हो जाता है, लेकिन जब पूरा स्वर का जब दूरी हो जाता है उसको टोन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 145 नंबर, जब कोई स्वर एक सेमीटोन नीचा होता है तो उसे क्या कहते हैं? 145 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई स्वर एक सेमीटोन नीचा होता है, यानी कि एक अर्ध स्वर नीचा होता है, उसी का मतलब सेमीटोन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जब अर्ध स्वर, जब आधा स्वर नीचे करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा।
जब कोई स्वर एक सेमीटोन जब ऊंचा होता है तो उसको शार्प बोलते हैं पाश्चात्य संगीत में, ठीक है। स्टॉप नोटेशन में 6 रेखाओं से अधिक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? स्टॉप नोटेशन में 6 रेखाओं को से अधिक खींची गई रेखा जो होती है, इस तरह से रेखा होता है, 11 रेखा होता है, एक बीच का होता है, ठीक है। तो 6 रेखाओं से अधिक जो मतलब कि रेखाएं खींची जाती है उसे लेजर लाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किसी रेखा के सभी स्वरों को विकृत करने हेतु चिन्ह को क्या कहते हैं? 148 नंबर का आंसर हो जाएगा की सिग्नेचर, ठीक है। किसी रेखा के सभी स्वरों को विकृत करने हेतु जो चिन्ह प्रयोग होता है वह की सिग्नेचर प्रयोग होता है। स्टॉप नोटेशन सिस्टम में ये शॉर्टकट लिखा हुआ है, ठीक है। 149 नंबर का आंसर हो जाएगा। स्टॉप नोटेशन सिस्टम में ताल चिन्ह को क्या कहते हैं? 149 का हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, ताल चिन्ह जो लगता है उसे टाइम सिग्नेचर कहते हैं पाश्चात्य संगीत में। और पाश्चात्य स्वरों की क्या निम्न विशेषताएं हैं? तो पाश्चात्य स्वरों की निम्न विशेषताएं हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी स्वरों के लिखित और गाने वाले नाम अलग हैं, ये भी बात सही है। प्रत्येक स्वर षडज भी विकृत, फ्लैट और शार्प हो सकता है। ये वहाँ पे षडज भी विकृत हो जाता है, ये वहाँ की एक विशेष बात है। जैसे कि हमारे यहाँ तो षडज अचल स्वर होता है, लेकिन वहाँ षडज भी विकृत स्वर हो सकता है। प्रत्येक स्वर डबल फ्लैट और डबल शार्प भी हो सकता है। एक सप्तक में 8 स्वर होते हैं जिसे ऑक्टेव कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग का ये चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहता है। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट मेरे चैनल पे चल रहे हैं, तो कोई भी वीडियो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। सारे आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वीडियो को दिया जा रहा है। प्रत्येक वीडियो में कुछ खास बात है, सारे वीडियो को आप फॉलो करते रहिए, क्वेश्चन को बार बार अभ्यास करिए और डिस्क्रिप्टिव रूप से किसी बुक को पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम आप अच्छा से पार कर सकेंगे।